एससी एजुकेशन हब में मैं अविनाश कुमार मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पहले क्लास में वर्णमाला में वर्ण का स्वरूप पढ़ लिए थे और उसमें यह भी हमने बता दिया था कि जो वर्ण है वो दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। तो आज हम लोग इस क्लास में स्वर और स्वरों के भेद पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग आज पढ़ेंगे स्वर और उसके भेद। तो यहां पर सबसे पहले एक बार और आप पुनः सुन लें कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। देखिए, आपको यह मालूम हो गया कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आपको हमने पहले क्लास में ही बता दिया था कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। यह आपको मैंने पहले क्लास में बता दिया था। आज जो है इस स्वर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार। देखिए, स्वर जो होते हैं अलग अलग आधारों पर बांटे गए हैं। जैसे इनका आधार अगर देखा जाए तो पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। स्वरों को किसके आधार पर? तो पहला आता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद इसी प्रकार आपका दूसरा होगा मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर हम स्वर का बंटवारा करेंगे। इसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा जीभ, या इसको आप कहेंगे जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इसी प्रकार आपका आता है चौथा पॉइंट ओष्ठ, या आप ओठ कहें, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर किसका बंटवारा करेंगे? हम स्वर का बंटवारा करेंगे। तो यहां पर ओष्ठ की आकृति के आधार पर। इसी प्रकार आपका आ जाता है मुख विवर। मुख विवर, देखिए, मुख और विवर का मतलब होता है खुलना, खुला, मतलब मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। ये आपका क्या है? आधार है, जिसके आधार पर हम स्वर का क्या करेंगे? बंटवारा। तो पहले आप इनका नाम जान लीजिए। जब आप नाम जान लेंगे तो अब दिमाग में यह बन जाएगा कि अब एक एक के बारे में जानना है। क्योंकि आपको इस क्लास में हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको संपूर्ण जानकारी देना, और बहुत ही कम शब्दों में। तो देखिए, स्वर के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर बांटेंगे, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले व्याख्या करते हैं किसका? उत्पत्ति के आधार पर। तो आप लोग इतना नाम जान गए। अब एक एक आधारों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। स्वर के प्रकार में, आप स्वर के प्रकार में पहला है, जैसे यहां पर हम फिर प्रकार लिख दें कि स्वर के प्रकार में सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, आप जानते हैं उत्पत्ति, तो उत्पत्ति शब्द का आप मतलब समझ रहे हैं। आपको यहां पर बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होता है, यह स्वर दो प्रकार का होता है।
उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला है मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा है संधि स्वर, संधि स्वर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आपका 2 प्रकार का मूल स्वर हो गया और संधि स्वर। पहली बात आती है कि मूल स्वर किसको कहते हैं? तो मूल स्वर वे स्वर हैं जिनको किसी अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मूल स्वर के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे आपका क्या है? मूल स्वर। तो हिंदी में मूल स्वर जानते हैं, अ, ई, उ, री। देखिए, अ, ई, उ, और उसके बाद यहां पर री। ठीक, तो यहां पर आपका मूल स्वर कितने हुए? 4। अ, ई, उ, री। तो ये मूल स्वर 4 होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पर चर्चा करेंगे संधि स्वर। देखिए, आप जानते हैं संधि का मतलब होता है योग या मेल या जोड़। तो इसका मतलब कि ऐसे स्वर आएंगे जो किसी न किसी के मेल से, अर्थात स्वरों के मेल से बने होंगे। तो सबसे पहले जानिए कि संधि स्वर में क्या आते हैं। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो देखिए, आप पहले से जानते हैं कि स्वर कितना है? 11। 11 में से आप 4 का नमवा तो जान ही गए। तो जब 4 का नमवा जान गए तो 11 में से 4 गया, बचा 7। तो 7 में कौन होगा? आ, बड़ी, बड़ाऊ, इसके बाद आपका ए, आए, ओ, औ। ये आपके कितने हुए? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ये आपका संधि स्वर है और यह आपका मूल स्वर है। लेकिन अब तर्क के साथ बताएंगे कि यह संधि स्वर कैसे है। तो एक चीज जानिए, ये जो 7 संधि स्वर हैं, इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। देखिए मजेदार बात, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है दीर्घ स्वर और दूसरा जो है आपका इसमें आता है दीर्घ स्वर के बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसको बांटा गया है? संधि स्वर को। तो संधि स्वर में तो ये 7 आते हैं, इनको बांट दिया गया है 2 में। अब बात आती है दीर्घ स्वर का। तो एक बात आप लोग जानते होंगे, जब पढ़ते हैं आप दीर्घ स्वर संधि, तो उस दीर्घ का मतलब कि जिसका ह्रस्व भी हो और जिसका ह्रस्व नहीं उसका दीर्घ कैसा। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। लेकिन यहां पर दीर्घ स्वर में क्या कौन कौन आएगा? आ, बड़ी और बड़ा। मात्र यही 3 दीर्घ स्वर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अ का दीर्घ आ, छोटी ई का दीर्घ बड़ी और छोटा ऊ का दीर्घ बड़ा। इसके बाद है ए, आए, ओ, औ, जो 4 होते हैं, ये दीर्घ नहीं है। क्यों नहीं दीर्घ है? क्योंकि ए का पूछा जाए ह्रस्व क्या होगा तो नहीं होता है। आय का ह्रस्व क्या होता है, क्या होगा तो नहीं होता है। इसी तरह ओ, औ, इन चारों का ह्रस्व नहीं होता है। किसका ह्रस्व होता है? तो केवल 3 का, आ, ई, उ। तो जिसका ह्रस्व होता है उसी का दीर्घ होता है। तो चलिए, अब यहां पर आपको बता दे ए, आए, ओ, औ, यह किस में आएंगे? तो ए, आए, ओ, औ, ये चारों आपका आता है किसमें? संयुक्त में। लेकिन अब हम आपको तर्क के साथ बताएंगे। देखिए, कुछ भी अगर हम पढ़ाएं तो पहले लिखेंगे और उसके बाद उसका आपको तर्क देंगे। तो यहां पर संयुक्त स्वर में जो 4 आते हैं, इनका तर्क सुनिए। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, 2 का मेल, लेकिन 2 का ऐसा मेल जो भिन्न भिन्न हो। जैसे अ प्लस ई बराबर होता है ए। देखिए, अ प्लस ई बराबर होता है क्या? ए। तो यह अ और ई का क्या है? संयुक्त है। इसी प्रकार अगर आय का देखा जाए
तो अ प्लस ए बराबर होता है बालक अय। तो यहां पर जो है आपका अय भी जान गए कि ए का तात्पर्य इससे है, अय का तात्पर्य इससे है। तो बोलिए अ और ए दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाएगा? अय। अ प्लस ई का संयुक्त रूप क्या कहलाएगा? ए। इसी प्रकार है जो ओ है, तो ओ के लिए यहां पर देखिए अ प्लस उ बराबर ओ। बोलिए अ प्लस उ बराबर ओ। तो ओ संयुक्त हुआ कि नहीं? क्योंकि यहां पर अ और उ दोनों मिलकर के क्या बना है? ओ। अगर है दोनों समान रहता तब तो दीर्घ हो जाता, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए यहां पर ये दोनों का वर्ण क्या है? संयुक्त, और बनाएगा ओ। इसी प्रकार इसकी व्याख्या देखिए औ का। औ को कहते हैं अ प्लस ओ बराबर मिलकर बनता है औ। ये जानते हैं कहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? संधि में। जब संधि पढ़ाई जाएगी तो वहां पर यह बताया जाएगा कि अ धन उ बराबर ओ गुण स्वर संधि। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, लेकिन हमने बता दिया कि संयुक्त स्वर में 4 आते हैं और चारों का हमने व्याख्या दे दिया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, मूल स्वर और संधि स्वर। तो 11 में से 4 आपका मूल स्वर है और इसमें से 7 आपका संधि स्वर है। संधि स्वर 2 तरह का, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनका ह्रस्व भी हो, और जिनका ह्रस्व नहीं हो लेकिन 2 वर्णों से मिलकर बना हो, तो वहां पर क्या होगा? संयुक्त स्वर। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम अभी कुछ देर पहले लिखवाए थे उत्पत्ति के आधार के बाद है दूसरा आपको लिखा गया था, दूसरा पॉइंट मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर देखिए, मात्रा के आधार पर किसका बंटवारा करना है? तो स्वर का। मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं, लाइए यहां पर, ये आपका स्वर 3 तरह के। देखिए इसको आप जानते भी हैं कि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। पहले आप क्या करिए ना कि दीर्घ स्वर लिख दीजिए, पहले आप लिख दीजिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के बाद आप लिखिए ना दीर्घ स्वर। देखिए क्रम से चलिए, और इसके बाद आप लिखिए प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। चलिए तो यहां पर जानिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक चीज है, जब यहां पर आया है शब्द मात्रा, तो देखिए ह्रस्व स्वर का मतलब हुआ जिसके उच्चारण केवल एक मात्रा की आवश्यकता हो। अर्थात देखिए 60 में समझने के लिए, जिसमें एक मात्रा हो, एक मात्रा हो, बहुत संक्षेप में समझिए, एक मात्रा हो तो ह्रस्व स्वर। जब 2 मात्रा हो, 2 मात्रा हो तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर, और यहीं पर अगर 3 मात्रा हो तो आप कहेंगे प्लुत स्वर। पहले परिभाषा कि ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होता है, इसको ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहते हैं, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं, और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहते हैं। एक तरह से और बोल सकते हैं, जिनको बोलने में केवल एक मात्रा की आवश्यकता होती है उसको हम ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में 2 मात्रा की आवश्यकता होती है उसको दीर्घ स्वर, और जिसको बोलने में 3 मात्रा की आवश्यकता होती है उसको प्लुत स्वर। आइए चलते हैं उदाहरण पर। यहां पर देखिए ह्रस्व स्वर में कौन आएगा? तो ह्रस्व स्वर में आपका वही मूल स्वर आएंगे, अ, ई, उ, री। देखिए ये आपके ह्रस्व स्वर है। क्यों है? क्योंकि इनमें केवल एक मात्रा होती है, इनके उच्चारण में समय कम लगता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा है, 2 मात्रा देखिए किसमें किसमें होगा? तो आपका आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, आए, ओ, औ। ठीक, तो यहां पर आपका ये दीर्घ स्वर है। किसके आधार पर है? तो पहले जान लीजिए कि यह जो दीर्घ स्वर है यह मात्रा के आधार पर है, जिनमें दो मात्रा हो। जैसे आ में कौन कौन सा मात्रा? अ धन अ बराबर आ, तो दो मात्रा हुआ ना। इसी तरह बड़ी में छोटी धन छोटी बराबर बड़ी। इसी प्रकार बड़ा हूं, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा हूं। ए का अब ये बताए हैं कि अ धन ई बराबर ए। इसी प्रकार आपका अ धन ए बराबर आए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर औ। तो ये दो दो मात्रा से मिलकर बने हुए हैं। अतः मात्रा के आधार पर यह किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर में। अब चलिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसमें तीन मात्रा हो। देखिए यह जो है हिंदी में जल्दी प्रयुक्त नहीं होता, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं। चलेंगे तो उधर वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में इसका दिखाई देता है, लेकिन यहां पर हिंदी में बहुत कम आता है। प्लुत स्वर तीन मात्रा। तीन मात्रा को क्या किया गया है ना, कि तीन मात्रा को व्यक्त करने के लिए एक तीन जैसा चिन्ह ले लिया जाता है। और इसका उदाहरण आपको बता दे, आता है ओम। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा पढ़ने पर विशेष ध्यान। हाई लिखा जाता है तो इसको हम ओम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? थोड़ा सा उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। ओम, ओम मतलब ओ को हमने कितने बार बोला? तीन बार। तो ओ को तीन बार बोलेंगे, माने ओ का उच्चारण तीन बार, तब जाकर क्या बोलेंगे? म। तो यही है कि आपका ओम में जो यह तीन जैसा दिखाई देता है, इसका मतलब है कि यह प्लुत स्वर है और यह तीन मात्रा, इसको तीन बार क्या करना है? उच्चरित करना है। तो आपको यह क्लियर हो गया कि ह्रस्व स्वर में ये चारों आएंगे, और दीर्घ स्वर में जो सात बचेंगे वो आएंगे, और प्लुत स्वर में मात्र यह एक उदाहरण मिलता है। तो चलिए ये आपका रहा मात्रा के आधार पर स्वर। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे तीसरा आधार। हमने शुरू में ही आधारों को लिखवा दिया है, यहां पर तीसरा आधार ले लेंगे जीभ। जीभ जिसको कहते हैं जिह्वा। जिह्वा, जीभ का जो तत्सम है, ये जीभ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है जिह्वा। के प्रयोग के आधार पर, के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर स्वर। देखिए प्रयोग के आधार पर जो स्वर है वह तीन प्रकार का होता है। देखिएगा बहुत मजेदार चीज है इसमें। जीभ के आधार पर, माने जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार का, बहुत सिंपल। अग्र स्वर, इसके बाद मध्य स्वर। आसान है कि नहीं शब्द, है ना? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। लेकिन हम देखिए कैसे बता देते हैं। आप सबसे पहले ना, आपके पास भी जीभ है, दूसरों का भी देख रहे हैं। चलिए हम जीभिए दिखा देते हैं आपको। देखिए ये आपका जीभ है, देख रहे हैं जीभ कैसा है? ये पश्च वाला भाग है, ये लटका हुआ भाग जो है ना वो जीभ है। आज जीभ का ये जानते हैं ना भाई बालक, आगे वाला अग्र भाग है। देखिए तो जीभ का क्या है? अग्र भाग। अग्र भाग, और यह बिचवा में आता है मध्य भाग, ये आता है पश्च भाग। तो आपको दिखा दें कि जो अग्र भाग है इसमें चार वर्ण आते हैं। अगर चाहे तो इसी पर लिख दे, अगर देख लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ए आई माने छोटी ई बड़ी ए आई। अगर इसको विस्तार से दिखाई न देता होगा तो बताइएगा। ये छोटी बड़ी ए आई। देखिए अग्रभाग से, जीभ के अग्रभाग से किसका उच्चारण किया जाता है?
छोटी बड़ी ए आए तो जीभ के अग्रभाग से। अब चलिए इसका कनेक्शन ले चलते हैं यहां पर। वाह, अग्र स्वर जीभ के अग्रभाग से अमात्र 4, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका आएगा मध्य स्वर, तो 9वें है मध्य। मध्य का मतलब बीच में, लेकिन वास्तव में कहिए ना तो वर्णों पर ध्यान देना है कि यहां पर मध्य स्वर से क्या थे, बहुत बढ़िया, केवल अ। देखिए मध्य भाग से बोला जाने वाला वर्ण क्या है, अ। केवल यह आपको परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जीभ के आधार पर उठा दिया ना प्रश्न, तब पूछेगा जीभ के मध्य भाग से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो आप बहुत हंसते हुए जवाब देंगे अ। और इसके बाद आपको याद रखना है अग्र वाला। एक चीज है, आप जानते हैं कि हिंदी में 11 स्वर है, 11 में से 4 है अगवा याद कर लिए, मध्य स्वर बीच वाला याद कर लिए। तो अब बताइए ना, 4 ठो ये, 1 ये, 5 हो गया ना। 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6। तो यहां पर 6 लिखिए, चाहे कह दीजिए शेष। बोलिए 11 स्वर में से अगर आपका अग्र वाला याद हो गया, मध्य वाला याद हो गया, तो जो बचा वो क्या कर देंगे, शेष कहां, पश्च। तो ये पश्च में आएगा, पीछे शेष। अब शेष में जो बच रहा है आप दिमाग लगा लेंगे, क्योंकि आप भी पहले से 11 स्वर जानते हैं। तो चलिए, आपको हमको उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार का। बहुत ही संक्षेप में और बहुत अच्छी चीजें आप जान गए, वो भी जीभ को देखते हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जीभ के आधार पर था। अब चलेंगे ना हम लोग ओष्ठ के आधार पर। यहां पर आप जानेंगे ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। देखिए ओष्ठ के आधार पर जानना है क्या, स्वर का भेद या स्वर का प्रकार। तो ओष्ठ के आधार पर जो स्वर होता है, यह मात्र स्वर 2 प्रकार का। बहुत ही आसान है, इतना समझ जाइए, यह तो एकदम आसान है। ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार का, वृत्तमुखी और इसके बाद आता है आपका अवृत्तमुखी। देखिए वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, ये 2 प्रकार के क्या आते हैं, स्वर आते हैं। ठीक, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। यहां पर वृत्तमुखी का मतलब समझिए, अगर आप मैथे के अनुसार चलिए ना, अगर मैथ के अनुसार चलते हैं तो वृत्त का मतलब गोलाकार होता है ना। वृत्त का आकार कैसा होता है, गोलाकार। तो हम यहां पर लिखे हैं ओष्ठ के आधार पर। ठीक, तो अगर ओठ जो है क्या हो जाए, गोलाकार हो जाए। जिन वर्णों को बोलने पर, जिन स्वरों को बोलने पर अगर ओष्ठ क्या हो जाए, तो ओष्ठ गोलाकार हो जाए, वृत्त के आकार का हो जाए, तो उसको कहेंगे हम क्या, वृत्तमुखी। जिन स्वरों को बोलने पर आकार जो है, ओठ का आकार जो है वृत्त जैसा न हो, क्योंकि देखिए यहां पर लगा है अ का अर्थ होता है नहीं। देखिए अवृत्तमुखी में अ का अर्थ होता है नहीं। वृत्त माने गोल आकार में, मुखी माने मुख। जब मुख का जो ओठ है अगर गोलाकार नहीं होगा तो उसको कहेंगे हम अवृत्तमुखी। जिन स्वरों को बोलने पर वृत्त जैसा मुख बन जाएगा उसको वृत्तमुखी। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन होता है। तो यहां पर देखिए उ माने छोटा हूं, बड़ा हूं, ओ औ। आप भी बोल करके हमारे साथ देखिए ना, एक बार बोल कर देखिए। वृत्तमुखी में उ गोलाकार हो रहा है ना, ओ औ। तो इन चारों को बोलने पर ओठ की आकृति गोलाकार हो जाती है, वृत्त जैसा। तो ये वृत्तमुखी है। इसी तरह अवृत्तमुखी, तो जो शेष बच रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ओष्ठ के आधार पर 2 ही जब प्रकार के हैं, एक वृत्तमुखी या दूसरा अवृत्तमुखी। ठीक, तो आपको मैथ में भी बताया जाता है
कि अगर कोई दो संख्या है, एक 40% है तो दूसरा को परसेंट होगा, तो तुरंत आप 100 में से 40 घटा देते हैं 60%। तो हमारा टोटल स्वर कितना है 11, 11 में से 4 हो गया तो जो शेष बचा वही ना होगा। तो यहां पर अ, आ, उसके बाद छोटी, बड़ी, ए, आए, ठीक, आईसी में री आ जाएगा, री। तो इनको अगर बोला जाए तो समझिए कि ये अवृत्तमुखी हैं, माने ये वृत्त जैसा नहीं बनाते। तो अ में ओठ का आकार वृत्त जैसा नहीं, आ तो आ में फैल रहा है, वृत्त जैसा बन रहे। ई में भी ओठ फैल रहा है, इसी तरह ई से ही बने हुए हैं ए और आए। इनको बोलने पर ओठ की आकृति वृत्त जैसा नहीं होती है, इनको बोलने पर होती है। तो चलिए आप समझ गए ओष्ठ के आधार पर। इसके बाद जो है आपका बता दिया गया 4 प्रकार ना। इसके बाद एक और आधार है, मात्र उसको पढ़ लेंगे। पांचवा है मुख विवर। मुख विवर, मुख माने मुख, और विवर माने खुला, ठीक। तो मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर देखिए, मुख विवर के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर, दूसरा आता है अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, और तीसरा आता है विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, और चौथा आता है संवृत्त अर्ध विवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक चीज जान जाइए, संवृत्त का अर्थ क्या होता है। तो संवृत्त का अर्थ होता है बंद। बोलिए, तो जब संवृत्त का अर्थ जान गए बंद, तो है 2 काम आपका हो गया। संवृत्त माने बंद स्वर, अर्ध संवृत्त माने आधा बंद स्वर। आप विवृत्त का अर्थ जान लीजिए, विवृत्त, विवृत्त का मतलब खुला। बोलिए, विवृत्त का मतलब खुला, तो अर्ध विवृत्त का मतलब आधा खुला। तो कौन सा वर्ण है जिसको बोलने पर मुंह बंद होता है, संवृत्त माने बंद होता है स्वर। तो किन स्वरों को बोलने पर, तो यहां पर आएगा आपका बंद होने का जो स्थिति है वो है आपका बड़ी और बड़ा ऊ, ये संवृत्त में आते हैं। बोलकर देखिए, ई, ऊ, तो मुंह क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो ये संवृत्त स्वर में। अर्ध संवृत्त स्वर में क्या आता है, तो इसी का हस, छोटी, छोटा ऊ, क्योंकि छोटी बोलेंगे तो आधा बंद होगा, अब बड़ी बोलेंगे तो पूरा बंद होगा। इसी तरह छोटा ऊ बोलेंगे तो आधा बंद होगा, अब बड़ा ऊ बोलेंगे तो पूरा बंद होगा। इसके बाद आता है विवृत्त स्वर। देखिए, अगर सही कहिए ना तो विवृत्त में तो आता है आ, लेकिन इसके साथ इसको भी रखा गया है आय को और औ को। क्यों, बोलकर देखिए, विवृत्त माने खुला, आ तो आ पर खुल जाता, आय, औ, तो इसमें भी मुंह खुलता है। तो ये आते हैं किसमें, विवृत्त स्वर में। इसके बाद अर्ध विवृत्त, तो अर्ध विवृत्त में क्या बचा है, अ बचा है। इसके बाद आपका ए है, ओ है, मुख्य रूप से ये, क्योंकि री की चर्चा जल्दी हिंदी में कम होती है, न के बराबर है री की चर्चा। तो यहां पर अर्ध विवृत्त का मतलब आधा खुले, अर्ध माने आधा, विवृत्त में जैसे ओ में मुंह आधा खुलेगा, आया में पूरा खुलेगा, ए में आधा खुलेगा मुंह बोलने पर, अ में पूरा खुलेगा। इसी प्रकार ओ में आधा खुलेगा तो औ में पूरा खुलेगा। तो ये विवृत्त माने खुलना और संवृत्त माने बंद। तो ये आपका हो गया मुख के आधार पर। तो देखिए, आज के क्लास में आपका स्वर और स्वरों के भेद कंप्लीट हो गए। अब फिर हम व्यंजन को लेकर के अगले क्लास में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।